अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है, लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत 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 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी थी हार्ट के ऊपर कि वो एक पंपिंग ऑर्गन है। और अक्सर मैं आई जस्ट ऑलवेज ट्राई कि मैं जो हूँ ना, जब भी अपनी प्रेजेंटेशन दूँ तो वो बेसिकली आप लोगों को पिछला रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको रिव्यू दे के आप लोगों को थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाए इस हवाले से। क्लास, आज मैं आप लोगों को ब्लड सर्कुलेशन इन मैन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, आखिर ये खून है क्या, ये किस चीज़ से बना हुआ है, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है कि वो हर जगह पे लेके जा रहे हैं, लेके चीज़ें सामान जा रहा है, खुराक लेके जा रहा है, पानी लेके जा रहा है, सब कुछ लेके जा रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन एक इंसान के अंदर कैसे हो रही है, क्या तरीका है इसको होने का, और ब्लड सर्कुलेशन एक इंसान को किस तरीके से और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा फ्रेश और ज़्यादा अच्छा बना देती है। ब्लड सर्कुलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंफर्म हो ही चुका होगा। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ ब्लड सर्कुलेशन इन मैन, द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आखिर ये खून नाम की चीज़, ब्लड, जो हम इतनी देर से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड बोले जा रहे हैं, बोले जाए गंदा खून, साफ खून, और वो कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आखिर ये बना किस चीज़ से, आखिर क्या चीज़ है जो इस ब्लड को बनाए रखे हुए है, और ऐसी क्या क्वालिटी है इसके अंदर जो इस ब्लड को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है। सो हियर वी बिगिन क्लास, स्टार्ट करते हैं। Blood is a fluid complex tissue which circulates throughout the body. It transports oxygen, nutrients to all the part of body, to the individual cells, and brings back the waste product of metabolism from all the body. It consists of a fluid portion, the plasma, the blood cells, the erythrocytes, RBCs are red blood cells, leukocytes, thrombocytes, platelets are suspended in the plasma minutes, fibrinogen, blood clotting protein in serum. यहाँ पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात की गई है कि ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। जी हाँ, ये एक थिक फ्लूइड है जो थिक यानी गाढ़ा सा एक फ्लूइड है जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सरवाइव करने में हेल्प देता है। एक बात याद रखिए, जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है ब्लड आखिर बना किस चीज़ से है। क्लास, ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है, एक ऐसा गाढ़ा सा फ्लूइड यानी गीला पानी वाला फ्लूइड, हम लोग बहती हुई चीज़ को कहते हैं, एक बहती हुई चीज़ है जो पूरी बॉडी के अंदर एक ही बार में रिवॉल्व कर रही होती है, यानी पूरी बॉडी में एक ही बार में घूम रही होती है। यानी ये ऑक्सीजनेटेड भी हो जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड भी हो जाता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। हमारे दिल के अंदर बता दिया, हमने सबसे पहले डायग्नोज क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले क्लासिफाई किया कि इस तरह के जानवर होते हैं, फिर उसमें हमने इंसान का पढ़ा, इंसान का ब्लड कैसे फ्लो करता है ये पढ़ा, आर्टरीज, वॉल्स और सब कुछ जो चीज़ें थी वो पढ़ी, वो जो मुश्किल चीज़ें थी वो पढ़ी। और अब हम जा रहे हैं पढ़ने एक स्पेसिफिक चीज़, वो है ब्लड बना किस चीज़ से। ब्लड एक गाढ़ा सा बहता हुआ एक गदूद है जो पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा होता है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी, गंदगी भी होती है, अक्सर सफाई भी होती है। ये आपके फ्लूइड में, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स यानी
अगर आप खुराक लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, ब्रेड खाते हैं, या आप बिरयानी खाते हैं, या आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, तो उसकी ताकत चूस लेता है खाने से और वो इंसान को वर्क करने में हेल्प करती। तो याद रखिएगा कि खून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसानी ज़िंदगी के लिए। ये एक बात याद रखिएगा कि ब्लड के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। अक्सर लोगों का खून ख़त्म भी हो जाता है, फिर उनको खून के अलग से पाइप्स लगाने पड़ते हैं। तो क्लास इसमें ये बताया है कि कि ब्लड के अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होता है इसके अंदर, यानी ये एक ऐसा गदूद है जो सारे जिस्म में घूम रहा है, सारे जिस्म में घूम रहा है, सारे जिस्म में चल रहा है, रवानगी से चल रहा है। इसके अंदर ये बात भी बताई गई है कि ये इसके अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है। प्लाज्मा हम लोग जेली लाइक मटेरियल को कहते हैं। जेली देखी है आपने, कोई दुकानों पे जेली खाने वाली मिलती है, प्लाज्मा हम उसको कहते हैं क्योंकि ना वो सॉलिड होता है, ना वो लिक्विड होती है, ना वो गैस होती है। तो प्लाज्मा लाइक मटेरियल ये होता है। इसके अंदर एथ्रोसाइट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। जो जो चीज़ें होंगी वो मैं एक एक करके बताऊंगी। सो ब्लड के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, सब कुछ मिल जाएगा। सो क्लास हम अभी आपको प्लाज्मा के बारे में बताना चाह रहे हैं। सो क्लास प्लाज्मा इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फ्लूइड which consists of water about 90% and soluble proteins, albumins, globulins, and fibrinogen 7 to 8%. It also contains glucose, amino acids, lipids, enzymes, hormones, antibodies, and tracks of many organic and inorganic, including डिज़ोल्व गैसेस 2 to 3%। इसके अंदर ये बताया है कि प्लाज्मा के अंदर आपको पानी भी मिलेगा। प्लाज्मा ब्लड का एक हिस्सा है। खून इस टाइम खून एक तरह से ये है खून। अभी इसी खून के अंदर हम लोगों ने रिसर्च की तो ये इसने एक हिस्से में प्लाज्मा मिल चुका, एक हिस्से में प्लाज्मा मिला, जो एक हिस्से में प्लाज्मा मिला और उस प्लाज्मा के अंदर, इसी प्लाज्मा के अंदर 90% सोलूबल प्रोटीन्स हैं, हल होने वाले प्रोटीन्स हैं। और प्रोटीन्स की फॉर्म्स भी बताई है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजीन। ये सारे प्रोटीन्स 7 से 8% प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। इसके अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लिपिड्स पाया जाता है। मैं एक एक चीज़ को आपके सामने बताऊंगी। चलें जी, ये बात याद रखिए कि इसमें 90% प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन की फॉर्म्स है एल्बुमिन, फाइब्रिनोजीन और ग्लोबुलिन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजीन एक प्रोटीन्स के नाम है। ये मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी। क्लास एक बात याद रखिएगा कि इसमें ग्लूकोज भी पाया जाता है, अमीनो एसिड भी पाया जाता है। ग्लूकोज हम मिठास को कहते हैं, अमीनो एसिड हम लोग 20 किस्म के प्रोटीन्स है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये मैं आपको अलग से, इसके भी अलग से एक वो है। लिपिड्स हम चर्बी को कहते हैं, एंजाइम्स हम लोग तेजाबियत रखने वाले गदूदों को कहते हैं, हार्मोन्स जो हमारे अंदर मौजूद होते हैं, नेचुरली पिगमेंट्स होते हैं हार्मोन्स। ये भी मैं आप लोगों को अलग अलग तरीके से आगे बुक में पढ़ाऊँगी। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इंक्लूडिंग डिजॉल्व गैसेस 2 to 3%, और इसमें डिजॉल्व गैसेस 2 से 3% मौजूद होती हैं। सो क्लास आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि एक ब्लड के अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है और एक प्लाज्मा के अंदर इतना सब कुछ मौजूद है। अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा कुदरत है कि एक छोटी से चीज़ के अंदर भी एक छोटी चीज़ अल्लाह ताला ने कैद की हुई है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये सब चीज़ें देखी आराम से जा सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको ब्लड सेल्स के बारे में बताऊंगी।
Blood cells are of three types. Erythrocytes are red blood cells, red blood corpuscles, RBCs, leukocytes, white blood cells, WBCs, and thrombocytes और platelets. 3 किस्म के ब्लड पाए जाते हैं. ब्लड के अंदर 3 किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं. एथ्रोसाइट्स, RBCs, WBCs, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स. सफ़ेद खून पस के फॉर्म में आपको नज़र आता है. मैं आपको रेड ब्लड सेल जो खून आप आम तौर पे देखती हैं, ठीक है, और एक खून जब आपके मुंह पे कभी दाना निकल आता है तो आप देखेंगे वो सफ़ेद रंग में चेंज हो जाता है अक्सर. फिर उसके अंदर से सफ़ेद गदूद निकलता है, वो WBCs है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पस. तो वो क्यों होते हैं, वो WBCs हैं. वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि वो होते क्यों हैं और इसका मकसद क्या होता है. इस टाइम आपको समझने की ये ज़रूरत है कि ब्लड के अंदर एथ्रोसाइट्स और RBCs, इसका छोटा फॉर्म है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं. एक बात याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो रेड कलर के होते हैं. यही वजह है कि इनको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है. तो इन नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल their number of average is approximately 5 million millimeter of blood. In birds and animals, the erythrocytes are produced in bone marrow. In mammals, the mature erythrocytes lose their nucleus, mitochondria, Golgi bodies, and endoplasmic reticulum. ओके क्लास, इसमें ये बताया गया है कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर 5 मिलियन नंबर भी बता दिए इन लोगों ने, और एक परिंदे, एक मैमल हम कहते हैं दूध देने वाले जानवरों को, में एथ्रोसाइट्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं. आपका खून, मेरा खून, हम सब का खून कहाँ से बन रहा है, बोन मैरो. क्लास, बोन मैरो आपको पता होना चाहिए. क्या आपने बकरे को अगर खाया हो ईद के दिनों में, तो या आप कभी बकरे या गाय का गोश्त खाते हो, तो उनकी हड्डियां जब पकाते हैं पाए खाते हुए, तो आप उनकी हड्डियों के अंदर एक गदूद देखते होंगे. हम उसको अपनी ज़बान में रेशा कहते हैं, और उस गदूद को उस रेशे वाले गदूद को जो हड्डियों के अंदर मौजूद होता है, उसको हम बोन मैरो कहते हैं. बोन मैरो वाहिद एक ऐसा पिगमेंट है जो खून बनाने के काम आता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. खून बनाने के काम ये रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो के ज़रिए बनते हैं. बोन मैरो वाहिद एक ऐसा हड्डियों में पाने जाने वाला गदूद है जो खून बनाता है. और एक मैमिलियन सेल में एक खुलिया का स्ट्रक्चर ये होता है. खुलिया आम तौर पे इसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. ये आपने 9th में पढ़े हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही है, फर्स्ट नहीं सेकंड चैप्टर में ही है कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सब चीज़ें एक खुलिये का हिस्सा है. तो वो खुलिये के हिस्से में RBCs वाहिद ऐसे सेल्स हैं. ये एक छोटे छोटे सेल की फॉर्म में नज़र आते हैं. वाहिद ऐसे सेल हैं जो लाल रंग के होते हैं, और इनके अंदर कोई न्यूक्लियस, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होता. दे आर बाइकॉन्केव डिस्क शेप. ये एक डिस्क शेप की तरह फ्लैट इस तरीके से गोल फ्लैट एक डिस्क की शेप में होते हैं. RBCs. The erythrocytes are nucleated and have oval or episodial shape. The primary function of erythrocyte is transport gas. The erythrocytes contains hemoglobin, which is respiratory pigment. It transports oxygen from the lungs to the other tissue of the body, from the tissues to the carbon dioxide to lungs. इसके अंदर आपको एथ्रोसाइट्स का बताया है कि हीमोग्लोबिन
जो है, सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन समझें। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं गैस, यानी कि आपको ऑक्सीजन या आपके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बॉडी के बाहर कैसे निकलेगी, वो ये आरबीसीज ट्रांसफ़र करेंगे। और इसमें ये बताया है कि सिर्फ हम में और मेमेलियंस में, मेमेलियन जो दूध देने वाले सारे जानवर हैं, उनके अंदर ये आरबीसीज डिस्क शेप यानी उनका कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होगा। लेकिन याद रखिए कि आरबीसीज के अंदर आपको एक स्पेशल चीज़ मिलेगी, ये कि आपके अंदर तो ये न्यूक्लिएटेड नहीं है, आपके अंदर तो ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं पाए जा रहे, इसमें सिर्फ आपके अंदर जो आरबीसीज पाए जा रहे हैं वो न्यूक्लिएटेड नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि हम दूध देने वाले जानवर हैं। इसके अलावा जो जानवर दूध देने वाले नहीं हैं उनके अंदर उनके ब्लड के अंदर आपको आरबीसीज की एक बहुत अच्छी किस्म मिलेगी। उनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, उनके अंदर उनका सेल स्ट्रक्चर भी होगा। ये डिफ्रेंसिएशन याद रखिएगा। इसके अंदर एथ्रोसाइट्स के बारे में बताया है। पहले हीमोग्लोबिन का समझ लेते हैं। हीमोग्लोबिन ब्लड को हम दूसरी लैंग्वेज में हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। आपने ये बात सुनी होगी आजकल में कि लोग अगर ब्लड टेस्ट करवाने जा रहे हो तो वो एक स्पेशल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लीजिए। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट इसी तरीके से होता है, ब्लड का टेस्ट कहलाता है। It transports oxygen from the lungs to the other tissue, from the tissue to the carbon dioxide to the lungs. ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचाते हैं और गंदा खून लंग्स तक पहुंचाते हैं और साफ खून लंग्स से बाहर लेके जाते हैं। हमारे जिस्म में एक एक निज़ाम सारे WRBCs कर रहे हैं। खून, और खून के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत सारी चीज़ों की है। खून के अंदर प्लाज्मा भी पाया जाता है और उसी प्लाज्मा के अंदर ये सब चीज़ें ही पाई जा रही हैं। एक बात याद रखें कि ये इनकी सब डिविजन्स है, सब फॉर्म्स है। ये खून को भी अच्छे से अंदर डायग्नोस किया है कि ये सब भी पॉसिबल हो सकता है कि ये सब भी इसी के अंदर ही है। सो क्लास, आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ग्लूकोज के एक ब्लड में एक एक चीज़ कितनी ज़्यादा गहराई से छुपी हुई है। Leukocytes or white blood cells. These cells are colorless and larger in size. The erythrocytes are nucleated and motile cells. These cells are several types, such as neutrophils, monocytes, lymphocytes, eosinophils, basophils, which differ in structure and function. White blood cells defend the body from disease by engulfing and destroying bacteria by producing antibodies, and total number of all these kinds of leukocytes is much less than erythrocytes. In human beings, they range from 5,000 to 7,000 millimeter. They produce is in lymph cells. इसके अंदर ये बात बताई गई है कि ये कलरलेस होते हैं। वैसे तो ये वाइट ब्लड सेल्स सफ़ेद रंग की वजह से जाने जाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो ये दानों की सूरत, मतलब ये बात नहीं है, अगर आपकी स्किन के जो वाइट ब्लड सेल मर जाते हैं तो दानों की सूरत पे आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं और फिर वो आप निकालते हैं तो उसका रंग सफ़ेद होता है, इसीलिए इसको वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ब्लड में WBCs भी होते हैं। WBCs आपको आपके खून में मौजूद होते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, को और मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। इम्यून सिस्टम आपका हिफाजती निज़ाम, तवन्नाई का निज़ाम होता है, जो हिफाजती निज़ाम होता है कि आप एक डिज़ीज़ से कितना लड़ सकते हैं। इसके अंदर ये बताया है कि इसके अंदर ये अगर वाइट ब्लड सेल है, एग्जाम्पल में ले लें तो ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। यहाँ पे बैक डायग्राम में रेड ब्लड सेल्स की भी बनी हुई हैं। यहाँ पे काफ़ी नाम लिए हैं: न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये इस तरह के हैं,
इनकी शेप और इनकी शक्ल थोड़ी चेंज है। काम इनका डिफरेंट है, अलग अलग किस्म के ये काम करते हैं। ये सारे फॉर्म्स हैं जो इसको एक्सप्लेन आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अलग से किया गया है, लेकिन इस टाइम आप अपने दिमाग में ये सारे नाम बिठा लें क्योंकि ये आपको आगे काम आएंगे। याद रखिएगा कि वाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी 5000 से ये 5000 से 7000 तक की क्वांटिटी में आपके जिस्म में मौजूद होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पिगमेंट है एक इंसानी जिस्म के अंदर। एक बात याद रखिएगा कि हम इस टाइम ब्लड के साथ एक्सपेरिमेंट यानी ब्लड के साथ हुई गए एक्सपेरिमेंट्स और हुई गई रिसर्च को पढ़ रहे हैं। ये 7000 से 5000 से 7000 तक की क्वांटिटी में आपके जिस्म में WBCs यानी ल्यूकोसाइट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत सारी बातें बताई गई है। ये एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं। एंटीबॉडीज़, वही बात जो मैंने पहले रिपीट की, एंटीबॉडीज़ तब बनती हैं जब आपके जिस्म के अंदर कोई मलेरिया या कोई बड़ा ख़तरनाक किस्म का जरासीम आ जाता है, फिर उससे आपका जिस्म खुद से ही लड़ना शुरू कर देता है। अगर उसके अंदर सलाहियत होती है तो वो उस बीमारी से लड़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये सब सलाहियत फराहम करने वाली चीज़ें WBCs यानी ल्यूकोसाइट्स और उसकी चंद किस्में हैं। और ये लिम्फ सेल जो होते हैं, लिम्फ सेल भी जेली लाइक सेल्स होते हैं, वही इनको WBCs को बनाते हैं। याद रखिएगा। इसके अलावा आपको मैं थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बताऊंगी। थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। चलिए रीडिंग करते हैं फिर बताते हैं। इन मैमल्स द ब्लड इन addition to erythrocytes and leukocytes contain platelets. The platelets are not complete. They are minute and non-nucleated cell fragments, and their number in circulating blood range between 1 lakh 1500,000 to 3 lakhs 100,000 in 1 millimeter or centimeter of blood. Okay, they play an important role in blood clotting and essential for it. Okay, इसकी तादाद आपको काफ़ी ज़्यादा बताई गई है। ये स्पेसिफिक इसकी तादाद है। ये बात याद रखिए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो थ्रोम्बोप्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग हम किसको कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग हम लोग कहते हैं अगर आपके हाथ पे कभी कोई खरोंच या लग जाती है या कोई चोट लग जाती है और अचानक से आपकी स्किन फट जाती है या आपकी स्किन से खून आने लगता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स आपके काम आते हैं। वो ब्लड क्लॉटिंग के काम आते हैं। वो ब्लड क्लॉटिंग को एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फिल कर देते हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर खून सारा ज़ाया ना हो, इसीलिए पहले से एक फ़ौरन से एक निज़ाम स्टार्ट हो जाता है कि वो खून रुक जाए और फिर वो खून बाहर कम आए और उस खरोंच को फ़ौरन से ठीक किया जाए। फिर अचानक से आपके हाथ पे खुरंट जमा हो जाता है और वही खुरंट फिर आप खुद अपने हाथ के ज़रिए या वो निकाल देते हैं। वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इस टाइम आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताया कि ये प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट्स बनने से रोकते हैं, यानी आपके हाथ पे अगर चोट लग जाए तो ये आपकी हिफाजत करते हैं कि ज़्यादा खून ना बहे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर पर यूनिट एरिया with the flowing blood exerts on the wall, the blood vessels in the human beings. In the human being, the blood pressure is measured up at artery of upper arm, and measurement of blood pressure indicates the higher systolic pressure and lower or
systolic pressure in young adults 120 mmHg and diastolic 80 mmHg. Thus, normal blood pressure is 120 to 80 mmHg. अच्छा तो क्लास, आपने ब्लड प्रेशर के बारे में पता किया होगा। प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं। याद रखिएगा, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। यानी यहाँ पे ब्लड कितनी प्रेशर से मूव कर रहा है, इसके बारे में इसको हम ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो इसको काउंट करने का ये तरीका है कि आप ब्लड प्रेशर की एक अपनी मशीन लेके आते हैं। अगर उस मशीन में रीडिंग 80 से कम आती है तो आपका ब्लड प्रेशर लो है, और उस ब्लड प्रेशर की में रीडिंग 120 से ज़्यादा आती है तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। एक बात याद रखिए कि ब्लड प्रेशर एक स्पेसिफिक निज़ाम है, एक स्पेसिफिक रीडिंग अल्लाह ताला ने पहले से दी हुई है कि अगर इतना ही रीडिंग इतना ही स्पेसिफिक अमाउंट है, 80 से 120 तक के अंदर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। इसके अलावा एक यंग एडल्ट के अंदर 80 और 120 से कम या ज़्यादा मौजूद हो तो याद रखिए कि आपकी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मुलाकात होगी अगले लेक्चर पे। अल्लाह हाफ़िज़।